Good evening, everyone. Today is 10th of November, and we are back with the regular newspaper analysis. Today, we would be discussing these five articles. First article is concerns itself with the exclusive economic zone and sustainable way of managing marine resources, especially fisheries. इसके बारे में पहला आर्टिकल डिस्कस करेगा। सेकेंड आर्टिकल है चेंजिंग हैबिट्स के बारे में, चेंजिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में होगा। थर्ड इज इंडिया का जो हेलियोफिजिक्स है उसका कंट्रीब्यूशन। हेलियोफिजिक्स मतलब फिजिक्स दैट कंसर्न इटसेल्फ विथ द स्टडी ऑफ सन। हेलियो मीन्स सन, है ना। तो आदित्य एल1 ने कुछ बड़ा कैप्चर किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नेशनल लीगल सर्विस डे, जो आज सेलिब्रेट होता है। एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम द असम, विच इज द असम ट्रिब्यून के जो संस्थापक रहे श्री आरजी बरुआ, उनके मेमोरियल अवार्ड्स, उनके नाम पे जो मेमोरियल अवार्ड दिए जाते हैं उसके 2025 के अवार्डीज और उनके विनर्स के बारे में डिस्कशन होगा। सो दिस इज आवर क्यूआर कोड ऑफ सीएसएपी. You kindly consider scanning it and joining the Telegram channel and get access to all the informative documents, PDFs, and infographics. We would be starting our next foundation batch from 1st December. This batch is for both online as well as offline and for UPSC and APSC foundation. For further details, you can contact on this number. Let's start with the first article, rules for sustainable harnessing of fisheries in the EEZ. EEZ stands for एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या, जो आपका शोर लाइन है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस होता है टुवर्ड्स द ओशन, उस ओशन में जिस कंट्री की वो कोस्ट लाइन है उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है टू एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेस फ्रॉम दैट रीजन। ठीक है। तो उस रीजन में मैक्सिमम फिशरी या अदर जो मरीन रिसोर्सेस को हम यूटिलाइज करते हैं वो उस रीजन में पाए जाते हैं। तो ये जो रूल्स बने हैं, दे आर मेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ फिशरीज इन दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, तो उसके बारे में जान लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है रूल्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका पर्पज है टू प्रमोट द सस्टेनेबल डीप सी फिशिंग, conservation of marine biodiversity, and exports of value added seafood. ओके, ये जो रूल बने इन्होंने स्पेशल प्रायोरिटी दिया है टू फिशरीज कोऑपरेटिव्स, जो फिश फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है एफएफपीओ, एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको प्रायोरिटी दी है टू मैनेज द टेक्नोलॉजिकली एडवांस डीप सी फिशिंग वेसल्स एंड ऑल्सो अंडरटेक ऑपरेशंस इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस रूल्स के कुछ की फीचर्स है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनली एम्पावर किया गया है, लाइक वी डिस्कस अर्लियर कि कोऑपरेटिव्स हो गए, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एंड जो मल्टी स्टेट फिशरीज कोऑपरेटिव्स है उनको प्रायोरिटी दी गई है। ऑल्सो जो ऑपरेटर की डेफिनेशन है इस रूल्स के लिए, उसमें इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड है, इंटरप्राइजेस भी इंक्लूडेड है, ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड है जो वेसल मैनेजमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन, ये रूल्स टच करता है कैपेसिटी बिल्डिंग के आइडिया को। जो ट्रेडिशनल एंड जो स्मॉल स्केल फिशरीज है, मतलब जो स्मॉल स्केल फिशिंग कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले एंटिटीज है, उनको ट्रेन करना टू एनहांस डीप सी फिशिंग स्किल्स, जो वैल्यू चेन इफिशियंसी है उसको इंप्रूव करना। थर्ड डायमेंशन है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब जो मदर एंड चाइल्ड वेसल कॉन्सेप्ट आता है ना, उसको प्रमोट करना।
to facilitate the mid-sea transshipment and proper monitoring of mechanism under regulations. मदर एंड चाइल्ड वेसल का जैसे नेम सजेस्ट करता है वैसे ही है कि ये पैर में जाता है या एक मेजर शिप होता है और कुछ छोटे छोटे शिप उसको अकम्पनी करने वाले होते हैं और ट्रांसशिपमेंट में इसका यूटिलिटी होता है इंस्टेड ऑफ गोइंग वन सिंगल स्मॉल वेसल. Next area that they have discussed is focus has given not like on an entirety but regional focuses, especially for example अंडमान निकोबार आइलैंड हुआ या लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये दोनों ही मिला के लगभग इंडिया का 50% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कवर करता है ना. तो बाकी के सारे स्टेट्स गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये सारा इंडिया का कोस्ट लाइन मिलाकर जितना करता है ऑलमोस्ट उतना ही सिर्फ ये दो आइलैंड ऑक्यूपाई कर लेते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे, है ना. तो इन दोनों के ऊपर रीजनल मतलब स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है. कुछ सस्टेनेबिलिटी मेजर्स लिए गए क्योंकि फिशरीज को अगर सस्टेनेबल बनाना है तो मेजर तो लेने ही होंगे ना. जैसे कि कुछ चीजों को बैन कर दिया है. किन चीजों को बैन कर दिया है? जो हार्मफुल फिशिंग प्रैक्टिसेस है जैसे कि एलईडी लाइट से उनको ब्लाइंड करा के फिशिंग कराना या ट्रॉलिंग जो है वो पैर में चलाना या जो बुल ट्रॉलिंग होता है उसको ये तीन चीजें उन्होंने बैन कर दिया. जो फिश स्पीशीज है उनके लिए एक मिनिमम लीगल साइज डिसाइड हुआ है कि भाई इससे छोटा अगर फिश होगा तो उनको आप पकड़ेंगे नहीं, है ना. वो हर स्पीशीज के लिए अलग अलग होगा. तो ये एमएलएस मिनिमम लीगल साइज फिक्स कर दिया है. जो फिशरीज मैनेजमेंट प्लान्स है ना उनको डेवलप करेंगे यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द इंडिविजुअल स्टेट्स. जो मैरीकल्चर है सी केज फार्मिंग है या सी वीड कल्टीवेशन है उनको एज अ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड की तरह प्रमोट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन डीप सी फिशिंग. ये बाकी की चीजें भी एक्सपोर्ट और एक्सपेरिमेंट की जाएगी. इन्हीं रूल्स में एम्फोसाइज एक्सपोर्ट के ऊपर किया गया ट्रेसेबिलिटी के ऊपर किया गया. मतलब जो पोर्टल है रियल राफ्ट पोर्टल उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ कैच सर्टिफिकेट्स एंड हेल्थ सर्टिफिकेट्स सो दैट जो आपने फिश प्रोक्योर किया है फिश कैप्चर किया है उसकी ऑथेंटिसिटी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट रहे. ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन इनके ऊपर एम्फेसिस करके सी फूड एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जाएगा क्योंकि आपका ऑथेंटिक सोर्सेज आपके पास होंगे ऑथेंटिक एरियाज आपके पास होंगे. इसका सिग्निफिकेंस काफी है. ये जो इंडिया का डीप सी फिशिंग कैपेसिटी है इसको बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा. जो सस्टेनेबल मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको ये इंश्योर करेगा. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को इंश्योर करेगा. ये ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा. स्पेशली पीएम मत्स्य संपदा योजना एंड इंडियाज मेरीटाइम विजन जो है 2030 उसके कंटेक्स्ट में. ठीक है. तो ये है आज के आर्टिकल का पहला एमसीक्यू. प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस. बस सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सॉल्व कर पाओगे. प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मूविंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर अब हमको जाना है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे. अब बस सबका पेट भरा होना नहीं चाहिए. अब वो पेट न्यूट्रिशनल चीजों के साथ भरा होना चाहिए. तो दिस आर्टिकल डिस्कसेस फूड्स जो फंक्शनल है एंड प्रोटीन जो स्मार्ट है. फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स. आर्टिकल इस कंटेक्स्ट में आता है कि इंडियाज रिलेशनशिप विथ फूड इज शिफ्टिंग फ्रॉम इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी टू अचीविंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, है ना. उसी बैकग्राउंड में कुछ फंक्शनल फूड्स इवॉल्व हो रहे हैं कुछ स्मार्ट प्रोटीन्स इवॉल्व हो रहे हैं और ये दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं इस ट्रांजिशन को, है ना. इन फंक्शनल फूड्स में और स्मार्ट प्रोटीन्स में बायोटेक्नोलॉजी
न्यूट्रिशनल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी को कंबाइन किया गया है। पर्पस क्या है? टू एड्रेस द माल न्यूट्रिशन, टू एड्रेस द डाइटरी इम्बैलेंसेस एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज फंक्शनल फूड्स। ये होता क्या है? एक जो फूड्स फोर्टिफाइड है, जो एनरिच्ड है, उन्हें कहते हैं फंक्शनल फूड्स। एग्जाम्पल, जो कोई राइस है जिसमें विटामिन एनरिच्ड कर दिया, या ओमेगा 3 फोर्टिफाइड मिल्क है, या आयरन रिच पर्ल मिलेट्स है ना, या जिंक फोर्टिफाइड राइस है जो आई आर हैदराबाद में प्रोड्यूस किया है। ये क्या है? ये फंक्शनल फूड्स है। मतलब जो नेचुरल फूड्स है उसमें कुछ एडिशनल वैल्यू न्यूट्रिएंट करके इन्हें फंक्शनल फूड कहा जाता है। इन सब में टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी तो ये बनेंगे नहीं। जो न्यूट्री जीनोमिक्स है, बायो फोर्टिफिकेशन है, 3D फूड प्रिंटिंग है एंड बायो प्रोसेसिंग है, ये टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मार्ट प्रोटीन्स। अब ये स्मार्ट प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो प्रोटीन है, उसमें स्मार्ट क्या हो जाता है? तो स्मार्ट आता है फ्रॉम द वे proteins have been produced. Okay, so proteins which are produced through biotechnology to reduce dependence on traditional livestock based sources. इसके टाइप्स है स्मार्ट प्रोटीन्स का। पहला है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, जिसमें लेग्यूम्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, ये जो है ना, इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो मिमिकिंग मीट और डेयरी होता है, मतलब जो मांस या मिल्क से बनने वाले प्रोटीन है, उनको ये मिमिक करता है लेग्यूम, सीरियल्स, ऑयल सीड्स से। एग्जाम्पल है गुड डॉट या ब्लू ट्राइब फूड्स एक्सेट्रा। सेकेंड वे जहां से प्रोटीन बन सकता है स्मार्ट प्रोटीन इज फर्मेंटेशन। मतलब जो माइक्रोबियल प्रोडक्शन सिस्टम है उससे प्रोटीन बनाना है। फिर थर्ड है कल्टिवेटेड मीट। मतलब जो बायो रिएक्टर्स है उसमें एनिमल्स के सेल्स को ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी में, और उससे बनता है आपका कल्टिवेटेड मीट। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो चीज है, इंडिया को इसकी जरूरत है क्या? अगर है तो क्यों है? तो इंडिया को जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन परसिस्ट करता है, प्रोटीन डिफिशियंसी परसिस्ट करती है। मतलब इंडिया में अभी के केस में 33% ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हर तीसरा इंसान माल नरिश्ड है, हर तीसरा चाइल्ड स्टंटेड है। जो न्यूट्रिशनल डिवाइड है वो अर्बन एंड रूरल एरिया में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा गैप है। इनकम्स, अवेयरनेस, ये सारा धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। इसके वजह से जो नरिशिंग फूड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। देर इज अ वेरी हाई नीड टू बैलेंस द न्यूट्रिशन विथ सस्टेनेबिलिटी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन स्मार्ट प्रोटीन या फंक्शनल फूड्स को यूज करोगे तो नेचर के ऊपर स्ट्रेन कम आएगा, एनवायरमेंटल बर्डन कम हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी मेंबर्स कुछ है, जैसे कि बायो E3 है, बायो E क्यूब। E क्यूब स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो डीबीटी एंड बिराक फंडिंग भी मिलता है, रिसर्च सपोर्ट भी मिल रहा है। फंक्शनल और इंस्टीट्यूशनली पॉलिसी वाइज हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स है जो इस डायरेक्शन में हेल्प कर रहे हैं टू वॉक टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड टू बिकम मोर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, उसमें एडवांसमेंट करने के लिए। कुछ ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जैसे कि जापान ने 1980 में, मतलब आज से लगभग 50 साल पहले ही, दे हैड टेकन फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट द फंक्शनल फूड, है ना। 2020 में, मतलब आज से 6 साल 5 साल पहले ही, सिंगापुर ने कल्टिवेटेड चिकन को अप्रूव कर दिया था सेल के लिए। वैसे ही कुछ स्टेप चाइना में लिए गए, कुछ स्टेप यूरोपियन यूनियन में ले लिए गए। हम बस पीछे रह गए, और हमको सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पे एवरी थर्ड पर्सन इज स्टंटेड। वे फॉरवर्ड एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमको चाहिए होगा, क्योंकि जो हमारा FSSAI दैट मस्ट डिफाइन सेफ्टी, लेबलिंग एंड अप्रूवल फॉर नॉवल फूड, जो नए फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन आ रहे हैं उनके लिए। फिर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर अपस्किलिंग करना होगा वर्कफोर्स का, एंड पब्लिक कम्युनिकेशन चाहिए होगा कि लोगों को ये पता तो चले कि इस तरीके के भी प्रोटीन्स एंड स्मार्ट फूड अवेलेबल है। एंड ग्रोथ शुड बी इंक्लूसिव, है ना, मतलब फार्मर्स को इंटीग्रेट करना होगा ये जो न्यू वैल्यू चेन है फॉर इक्विटेबल बेनिफिट्स इसमें। दिस इज सेकंड एमसीक्यू। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। बहुत सिंपल है और एलिमिनेशन टेक्निक से ये आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड आर्टिकल, दैट इज आदित्य L1 captures first spectroscopic CMA. Coronal mass ejection is what CMA stands for. देखो ये आर्टिकल में आपके काम की चीजें दो तीन ही है। फर्स्ट के आदित्य L1 क्या है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिस इंस्ट्रूमेंट ने इस स्पेक्ट्रोस्कोप को कैप्चर किया है, मतलब कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा डिटेल में इसका आपको एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो इंडिया का जो फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है आदित्य L1, इट हैज अचीव ए मेजर साइंटिफिक माइलस्टोन, है ना, जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है। ये आपको याद रखिएगा, VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये जो आदित्य L1 के साथ गया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, उसने उसका यूज करके जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है along with NASA have made the first ever spectroscopic observation of a coronal mass ejection। ठीक है, ये हुआ है विजिबल वेवलेंथ रेंज में। ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी क्लोज टू दी सन सरफेस। ये दिस इवेंट इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट, ग्लोबल फर्स्ट इन सोलर रिसर्च। ये बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में पहली बार फर्स्ट एवर चीज इंडिया ने कैप्चर किया है। इसकी की हाइलाइट्स क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, जैसे मैंने कहा कि VLC यूज हुआ है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो आदित्य L1 के बोर्ड पर है ना, इसको डेवलप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बेंगलुरु के। एंड आदित्य L1 जो है इट इज पोजिशन एज लैंग्रेन पॉइंट L1, है ना, ये ऐसी जगह है इंडिया, अब सॉरी, अर्थ और सूर्य सन के बीच में जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर लेता है इंस्ट्रूमेंट्स को, और वो इंस्ट्रूमेंट उस जगह पे स्टेबल हो जाता है। ये लगभग 15 लाख किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से। यहाँ से 24 आवर्स सोलर ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूस मिल सकता है। रेलेवेंस इसका साइंटिफिकली ये है कि इट इज क्लोजेस्ट एवर नियर सन डेटा ऑन कोरोनल मास इंजेक्शन, मास इजेक्शन। ठीक है, ये सोलर मास लॉस को समझने के लिए बहुत क्रूशियल है, सोलर विंड एक्सेलरेशन को समझने के लिए बहुत क्रूशियल है, एंड स्पेस वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत क्रूशियल है। फ्यूचर में पॉसिबल ये है कि जो अभी जो करंटली सोलर साइकिल 25 चल रहा है और उसका मैक्सिमम एक्टिविटी फेज चल रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर फ्रिक्वेंट एंड एनर्जेटिक कोरोनल मास इजेक्शंस। ठीक है, इससे अगर इसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहे तो इट विल हेल्प अस इन डेवलपिंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स फॉर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, जो सैटेलाइट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, पावर ग्रिड्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, एंड कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि it establishes India's scientific leadership in heliophysics. It enhances global understanding of solar eruptions and space weather dynamics. स्पेस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए मदद मदद करेगा, स्पेशली फॉर सैटेलाइट एंड एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी में, है ना, और जो रियल टाइम डेटा है उसको ये प्रोवाइड करेगा, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल सोलर रिसर्च कोलैबोरेशन।
अब ये देख ही रहे तो व्हाट इज सीएमई, कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है? ये एक लार्ज स्केल इरप्शन है चार्ज पार्टिकल्स का, स्पेशली व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड्स का, जो सोलर के एटमॉस्फेयर से निकलते हैं और स्पेस में स्प्रेड होता है। इनके पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि दे कैन डिसरप्ट ए रेंज ऑफ ग्राउंड एंड स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड सैटेलाइट्स ऑन अर्थ। ओके, जो इवोल्यूशन है ऑफ द thermodynamics properties of CMAs such as temperature and density is crucial to understanding their impact on the communication systems on earth। ठीक है, कुछ ये सोलर फ्लेयर है, यहाँ से सोलर विंड निकलते हैं और कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है वो अचानक से एकदम से बाहर आ जाता है और वो बहुत तेज में बहुत स्पीडली स्पेस में स्प्रेड होता है। जो अर्थ की तरफ आ रहा है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाइवर्ट होकर पोल्स के ऊपर चला जाता है, वही हमको अरोरा जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में दिखाई देते हैं, ये इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस कोरोनल मास इजेक्शन में भी जो प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर बहुत ही वेरिएबल होता है ना, मतलब कोल्ड क्रोमोस्फेरिक मटेरियल से लेकर हॉट प्लाज्मा तक। कुछ आदित्य L1 मिशन के बारे में। जो आदित्य L1 मिशन है ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है। इसका पर्पस है to study the sun from substantial distance of 15 lakh किलोमीटर। ये आदित्य L1 इसरो का सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। जो पहला वाला था तो एस्ट्रोसैट था, जो 2015 में अर्थ से निकला था। ठीक है, जो मिशन जर्नी है इट इज नोटेबली शॉर्टर देन इंडिया प्रीवियस मास ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। बहुत कम टाइम में ये चला गया है। ऑब्जेक्टिव आदित्य L1 का था टू प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द सोलर कोरोना, देन फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड सोलर विंड। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 का इज टू गेन द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन्स बिहेवियर इंक्लूडिंग इट्स रेडिएशन, हीट, पार्टिकल फ्लो एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, also how they impact Earth. This is next MCQ. I would request all of you to solve this. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करना। फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट नेशनल लीगल सर्विस डे। नेशनल लीगल सर्विस डे क्या है? जो 9 नवंबर मतलब कल ऑब्जर्व किया गया था टू मार्क द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, जिसने नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था, है ना। It underscores the constitutional commitment to ensure equal justice and free legal aid under Article 39A of the Directive Principles। नालसा एक्ट जो है 1987 का, इसने 3 टायर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। नालसा जो नेशनल लेवल पे होगी, सालसा मतलब जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है स्टेट लेवल पे, एंड सिमिलरली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑब्जेक्टिव था कि लीगल सर्विस जो कॉम्पिटेंट हो वो फ्री में प्रोवाइड करना, किसको? जो पुअर, मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है उन लोगों को। इसके अंदर कुछ फास्ट ट्रैक कोड्स भी है, कुछ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड्स भी एस्टेब्लिश किए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉस्को एक्ट के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट एंड रिलेटेड केसेस, है ना। अब तक लगभग 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड है, जिसमें से लगभग 400 जो है वो पॉक्सो के लिए है। एक्सक्लूसिव SC ST कोर्ट्स भी है, लगभग वो 211 के आसपास है फॉर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर। अदर लोकल कोर्ट्स एंड इनिशिएटिव लिए गए, उसमें से एक था ग्राम न्यायालय, जो ग्रास रूट कोर्ट्स को फॉर रूरल जस्टिस एस्टेब्लिश किए गए थे। अब लगभग 500 अब ऑपरेशनल है। फिर नारी अदालत है जो अंडर मिशन शक्ति है, लेड बाय 7 to 9 वुमेन एट ग्राम पंचायत लेवल, है ना। मतलब आसाम और जम्मू कश्मीर में ही लगभग 50 ग्राम पंचायत न्यायालय है, नारी अदालत है, जिसमें ये काम करते हैं। एक नया स्कीम आया है दिशा स्कीम। ये दिशा स्कीम
2021 से 26 तक चल रहा है, मतलब अब आकर भी 5 साल हो चुके हैं लगभग। अ, इसका अब तक का इम्पैक्ट क्या रहा है? ये लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोगों को इससे बेनिफिट मिला है। जैसे कि प्री लिटिगेशन एडवाइस मिल गई है, प्रो बोनो सर्विसेज मिल गई है, अवेयरनेस मतलब इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। दिशा स्कीम जो है उसके कुछ कंपोनेंट है जिसमें टेली लॉ है ना, फिर न्याय बंधु है, मतलब प्रो बोनो लीगल सर्विस मिल जाता है, एंड लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस के लिए हेल्पलाइन है जिसके आप पर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स या इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दिस इज फोर्थ एमसीक्यू ऑफ द डे। I would urge all of you to solve it and try and mention your answers in the comment section. एनिमेशन टेक्निक से ही आप इसका आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज आरजी बरुआ मेमोरियल अवार्ड्स 2025। फिलहाल में जो असम ट्रिब्यून का 2 दिन का डायलॉग था वो कंक्लूड हुआ गुवाहाटी में, और उसमें एंड में एज अ कंक्लूडिंग मेजर आरजी बरुआ मेमोरियल अवार्ड्स 2025 दिए गए टू सेलिब्रेट इंडिविजुअल्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन डाइवर्स फील्ड। ठीक है, 4 फील्ड में दिए गए। पहला था जर्नलिज्म जिसमें डीएन बेसबुरा सर को दिया गया, फिर कल्चरल डेवलपमेंट में जानू बरुआ को दिया गया जो फिल्म मेकर एंड कल्चरल आइकॉन है। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में डॉक्टर नरेंद्र नाथ दत्त को दिया गया जो रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत रिनाउंड फिगर है। स्पोर्ट्स में लार्सिंग सेवन को दिया गया जो स्पोर्ट्स के प्रमोटर है एंड एडमिनिस्ट्रेटर है। आरजी बरुआ सर जो है हु वाज द फाउंडर ऑफ द असम ट्रिब्यून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग असम ट्रिब्यून 1939 में स्टार्ट हुआ था। उनके उनको सेलिब्रेट करने के लिए ही इज लाइक नोन एज विजनरी जर्नलिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड कल्चरल रिफॉर्मर ऑफ द असम, है ना। जो असम का इंटेलेक्चुअल सोशल एंड स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल है। He was the one who founded the iconic institutions like the Assam Tribune and the Guwahati Town Club. ये अवार्ड जो है इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, मतलब गवर्नर से जो प्रेजेंट है ही एम्फसाइज दैट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इज इंट्रिंसिक टू द ट्रूथ, नॉलेज एंड टू द प्रोग्रेस, है ना। कुछ आरजी बरुआ सर के बारे में जान लेते हैं। ही वॉज born on 17th October 1900 in Dibrugarh, Assam, and he passed away in 1977 after 77 long enriched contributing years towards the development of Assam. उनके पॉपुलर टाइटल्स है सिंह पुरुष मतलब लायन मैन एंड ऑब्वियसली द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असम। उनके मेजर कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म एंड मीडिया में ये रहा कि असम ट्रिब्यून को उन्होंने लाइक ही वाज द फाउंडर ऑफ द असम ट्रिब्यून फाउंडेड इन 1939 and he also pioneered the responsible and people centric journalism in Assam. स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन रहा कि ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द असम क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ओवर अ डेकेड, है ना। जो नेहरू स्टेडियम है ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स कंस्ट्रक्शन। 1962 में ये कंप्लीट हो चुका था। उनके कुछ इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ओपनिंग फर्स्ट बैंक इन असम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाउ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन 1923। मतलब जो वो खुद 23 साल के थे तब उन्होंने ये कर लिया था। कैन यू इमेजिन हाउ विजनरी ही वाज? He encouraged the economic modernization and entrepreneurship in Assam. He is revered and known as the architect of modern Assam because of his contributions in multi-dimensional sections of media, education, sports, and economy. उनका 2000 में 2000 ईयर में he was honored with the postage stamp, है ना, as a part of Great Leaders, the social and political series, along with Jaglal Chaudhary, Vijay Lakshmi Pandit, and Diwan Bahadur
Srinivasan. He was the first mayor of Guwahati town. Please, I would request you to solve this MCQ. कमेंट में आप इसका आंसर लिख सकते हैं. आप जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्मार्ट बुक्स, आप वो एसएमएस मीडिया में भी अवेलेबल है. टोटल 17 बुक्स है. 10 प्रीलिम स्पेसिफिक है और 7 मेन स्पेसिफिक है. For further details, you can consider contacting on this number. Thank you so much. See you again tomorrow. Good night.